हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण के पिछले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कुल 5 वीडियोज में वर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, किंतु वर्ण के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना अभी भी शेष है। फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं विषयों पर चर्चा करते हुए वर्ण विन्यास एवं वर्ण संयोजन को भी अच्छे से समझेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एवं इनसे संबंधित प्रश्न भी विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरणम पार्ट 6। फ्रेंड्स, वर्ण के बारे में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करते आए हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको समझते हैं फिर से कि वर्ण क्या होते हैं और उनके क्या विभाग इत्यादि हैं। वर्ण का मतलब होता है वर्णन करना। वर्ण धातु से बना है। इसकी परिभाषा वर्ण्यते अभिव्यंज्यते वा लघुतमो ध्वनि ये न स वर्ण। वर्ण्यते अर्थात जो वर्णित होता है, जिसका वर्णन किया जाता है। अभिव्यंज्यते, अभि उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, अंज धातु है, उससे बना है अभिव्यंज्यते, कर्मवाच्य में है। अभिव्यंज्यते का मतलब होता है प्रकट किया जाता है। वा मतलब या लघुतमो ध्वनि, लघुतमः ध्वनि। लघु शब्द से तम प्रत्यय लगा है, सबसे छोटा। ध्वनि मतलब आवाज। ये न मतलब जिसके द्वारा। सवर्ण वह वर्ण है, अर्थात ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई। सार्थक ध्वनि की हम टन टन की आवाज़ सुनते हैं, वो वर्ण नहीं है। कुछ सार्थक ध्वनि जो सबसे छोटी हो और इतनी छोटी हो कि उसका अब खंड न किया जाए, तो वह वर्ण होता है। जैसे अगर हम अ को लिखें तो यह सबसे छोटी ध्वनि है, इसका और खंड नहीं हो सकता है। जैसे हम व्यंजन में अगर क हलंत लगा देते हैं तो इसका अब खंड नहीं हो सकता है। पूरा अगर हम क बोलेंगे तो क हलंत जोड़ अ हो जाएगा, इसका खंड हुआ, यह व्यंजन हो गया, यह स्वर हो गया। लेकिन अ का अब कोई खंड नहीं हो सकता और क हलंत का भी कोई खंड नहीं हो सकता। इसलिए यह वर्ण है और यह भी वर्ण है। यह व्यंजन वर्ण है और यह स्वर वर्ण है। या फिर वर्ण्यते उपलभ्यते इति वर्ण। वर्ण की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषा देते हैं। तो इसलिए उस परिभाषा में यह एक परिभाषा है जो उपलब्ध होता है या जिसका वर्णन किया जाता है, वह वर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं वर्णमाला। वर्णों की माला, वर्णानाम माला, अर्थात वर्णों की पंक्ति। स्वर और व्यंजन ये सारे वर्ण मिल करके एक वर्णमाला का निर्माण करते हैं। उस वर्णमाला को अगर देखें तो इस तरह से इसके विभाग किए जा सकते हैं। वर्ण, उसको हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर की परिभाषा है न क्षरति इति अक्षरम। न मतलब नहीं, क्षरति मतलब नष्ट होता है, इति माने ऐसा, जिसका नाश नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है, वह अक्षर है। अब वर्ण के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्ण। स्वर के बारे में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से पढ़ते आए हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और लिरी। ये 5 वर्ण आते हैं। हम जब प्रीवियस वीडियो में बतलाए थे कि अ कहने से 18 प्रकार के अ का बोध होता है। वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित और फिर अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से। इस तरह से अ, ई, उ, री, लृ इन सबों के भेद प्रभेद होते हैं, लेकिन लृ के 12 प्रकार ही होते हैं। लृ का दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए इसके केवल 12 भेद होते हैं। टोटल दीर्घ हट जाता है, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। इस तरह से जितने भी
भेद हैं दीर्घ से संबंधित, वो सब लृ के नहीं होते हैं। अब दीर्घ स्वर को देखिए, इसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ह्रस्व स्वर के बारे में आपको पता है कि ध्वनि की एक मात्रा लगती है, दीर्घ स्वर में ध्वनि की दो मात्रा लगती है। इसको हम लोग संधि वर्ण भी कहते हैं, संध्य वर्ण। वह इसलिए कि अगर आ को हम लेंगे तो आगे चलकर आप पढ़िएगा अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। उसी तरह से ई को लीजिएगा तो इसका हो जाएगा ई प्लस ई बराबर दीर्घी। री को लीजिएगा तो ऐसे ही री, ह्रस्व री प्लस ह्रस्व री या दीर्घ री बराबर दीर्घ री। ए को लीजिएगा तो अ प्लस ई बराबर ए। ओ को लीजिएगा तो अ प्लस उ बराबर ओ। ऐ को लीजिएगा तो अ प्लस ए बराबर ऐ हो जाएगा। और औ को लीजिएगा तो इसमें हो जाएगा अ प्लस ओ। तो इस तरह से ये संधि वर्ण भी कहे जाते हैं। वे दीर्घ इसलिए क्योंकि ध्वनि की मात्रा एक यहाँ है और एक यहाँ है। दो ध्वनि की मात्रा मिल करके दीर्घ होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी वर्ण हैं जैसे ए, ओ, ऐ और औ, ये चार वर्णों के ह्रस्व नहीं होते, इसीलिए इसके भी 12 भेद ही होते हैं, 18 नहीं होते हैं। अब प्लुत स्वर, प्लुत के बारे में तो आप लोगों को पता है। प्लुत वर्ण वे वर्ण हैं जिसमें ध्वनि की 3 मात्राएं लगी रहती हैं। इसको हम लोग दूर से जब पुकारते हैं तब ये प्लुत हो जाते हैं। जैसे अ, तो अप्लुत हो गया। इसकी पहचान के लिए हम 3 का साइन लगा देते हैं। इस तरह से किसी भी स्वर वर्ण में अगर हम 3 का साइन लगा देते हैं तो यह प्लुत हो जाता है। जैसे ए को लीजिए, ऐ को लीजिए, औ को लीजिए, ये सब प्लुत हैं। अब व्यंजन वर्ण को देखते हैं। इसके भी प्रमुखतः 3 भेद होते हैं। स्पर्श वर्ण, इसको हम लोग उदित वर्ण भी कहते हैं, ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण। सबके बारे में हम लोग विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। फिर भी क से म तक ये स्पर्श वर्ण है। क से म तक इसको उदित इसलिए कहा जाता है कि कु, चू, टू, तू, पू, इसमें उ जो है, जैसे हम कहते हैं कु, कु का मतलब होता है कवर्ग, इसमें उ लगा है, वह ऊत जो है ईत है। ऊत कहने का मतलब ये है कि केवल उ, 18 प्रकार का उ नहीं, केवल उ। तो यह जो उ है वह इत संज्ञक है, इसका लोप हो जाता है। तो कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग, पू से पवर्ग। तो क से म तक ये उदित वर्ण कहे जाते हैं। ऊष्म वर्ण के बारे में आपको पता है कि श, स, ह, ये चारों वर्ण ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं क्योंकि मुख में गर्मी जैसी महसूस होती है। और अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल, व, ये चारों वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। इसके अलावे हम लोगों ने इन वर्णों पर विचार नहीं किया था। ये हैं छ, त्र, ज्ञ, द्य, श्र और एक और वर्ण है स्र। अब छ देखने से एक मालूम पड़ता है, लेकिन यह 2 वर्णों के मेल से बना है, जैसे क और श। बराबर छ। अगर हम इसमें हलंत नहीं देंगे तो पूरा स हो जाएगा। अब त्र को लीजिए, त हलंत जोड़ र, इसको भी तोड़ेंगे तो अ हो जाएगा, बराबर हो गया त्र। कुछ लोग त्र को ऐसे भी लिखते हैं। द्य, द आधा है और यह पूरा है, बराबर हो गया। द्य ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी द्य लिख सकते हैं, एक ही बात है। श्र, श हलंत है और र पूरा है,
बराबर हो गया श्र। और उसी तरह से स्र को लीजिए, स हलंत जोड़ र बराबर हो गया स्र। परीक्षा में विशेष करके यही सब पूछे जाते हैं, क्योंकि छात्र जो होते हैं प्रायः भूल करते हैं। वे जब वर्ण विन्यास करते हैं तो छ हलंत अ कर देते हैं, लेकिन क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ यही शुद्ध है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 अयोगवाह हैं, 4 अयोगवाह भी हैं और यम भी होता है, जिसकी चर्चा यहाँ करेंगे। अग्नि। अब यहाँ पर कहता है कि अगर शुरू में किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 वर्ण रहे और बाद में पंचम वर्ण रहे, तो एक और इसी तरह के वर्ण का आगम हो जाता है और यही यम कहलाता है। तो यहाँ यम है ग हलंत, या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं आधा ग। तो 4 प्रकार के यम होते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने वर्णों का व्यापक अध्ययन इस वीडियो में भी किया। अब हम वर्णों के विन्यास को देखते हैं और वर्णों के संयोजन को देखते हैं। परीक्षा में ये प्रायः पूछे जाते हैं। वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास, विन्यासः का मतलब होता है वी उपसर्ग न्यस धातु और घञ् प्रत्यय। इसका मतलब होता है क्रम पूर्वक रखना। विन्यास का मतलब होता है, कहीं कहीं इसका अर्थ ये भी लिया जाता है अलग अलग करना। कल को लेंगे हिंदी में तो हो जाएगा क। क तो इसमें अ आ रहा है, तो क हलंत जोड़ अ, और फिर उसके बाद ल, तो ल हलंत प्लस अ। यही हो गया क्रम पूर्वक रखना। सब क्रमशः आए हैं। और वर्ण संयोजनम का मतलब होता है, वर्ण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। संयोजनम का मतलब होता है सम उपसर्ग युज धातु और ल्यूट प्रत्यय एक साथ जोड़ना। अगर यही हम इन वर्णों को एक साथ जोड़ देते हैं तो यह वर्ण संयोजन कहलाएगा। वर्ण संयोजनम, यह वर्ण संयोजनम है और यह वर्ण विन्यास है। वर्ण विन्यास। फ्रेंड्स, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय ककहरा आता था। उसमें हम लोग जैसे क का ककहरा अगर पढ़ते थे तो उसमें पढ़ाया जाता था क में आकार क, क में आकार क, क में आकार का, क में ह्रस्व इकार की, क में दीर्घ इकार की। उसमें पता चलता था कि क में आकार क, स्टूडेंट को पता होता था कि क में आकार है, क में आकार का, क में आकार है। लेकिन अब पढ़ते हैं क का की, इसलिए उतना बारीकी से वह नहीं समझ पाता है। तो इन्हीं वर्णों को तोड़ना, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विन्यास है, और उन टूटे हुए वर्णों को एक साथ जोड़ देना वर्ण संयोजन है। आपको परीक्षा में अगर इस तरह का दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग दे दिया है, अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि वर्ण विन्यास दिया हुआ है, आपको संयोजन करना है, इस तरह से करना है। और इस तरह से दिया रहेगा तब आपको वर्ण विन्यास करना है, इस तरह से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला कमलम। कमलम क, इसको क, इसमें अ आ रहा है, तो इसका अ बाहर करने के लिए हम क में हलंत दे देंगे। इसका मतलब ये अब आधा हो गया, इसको हम बाहर कर सकते हैं, इसके आकार को। तो क हलंत प्लस अ हो गया। फिर अब हम म को देखते हैं। म को म, तो इसमें भी अ आ रहा है, तो इसका अ बाहर करने के लिए हम हलंत दे देंगे, तो यह म हलंत हो गया और इसका अ बाहर निकाल लेंगे। ल, तो फिर इसमें अ आ रहा है, तो ल हलंत कर देंगे और इसका अ बाहर कर लेंगे। और लास्ट में तो म हलंत है ही, इसलिए हम इसके
लिए केवल म हलंत लिख देंगे, इसमें अ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ यह पूरा नहीं था, ये तो पहले से ही हलंत था। तो इस तरह से इसका वर्ण विन्यास यह हुआ। अब पुस्तकम को देखिए, पू, तो प में उ है, प में उकार पू, तो यह उकार है, तो इसका आधा कर दिए, हलन दे दिए, और उ इसका बाहर कर लिए क्योंकि यह एक मात्रा वाला है, ह्रस्व उ है। प्लस आधा स है, तो आधा स को हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले से ही यह आधा है, तो इसका काम हो गया। फिर अब त को देखते हैं, तो त हलंत जोड़ अ कर देंगे क्योंकि उसमें भी अ आ रहा है। फिर उसके बाद क, तो क हलंत जोड़ अ हो जाएगा क्योंकि उसमें भी अ आ रहा है, और लास्ट में म हलंत है इसलिए म हलंत को लिख देंगे, तो यह बन जाएगा पुस्तकम। अब कर्मणा का देखिए, क, तो क में अ आ रहा है, तो क हलंत अ कर दिए। अब ये रेफ है र, इसको आधा पढ़ते हैं, आधा र। तो पहले देखिए उच्चारण करके कि कर्मणा में क के बाद र आ रहा है कि म आ रहा है। कर्मणा, कर, क के बाद र आ रहा है, तो र कैसा है, आधा है, आधा र को हम इस तरह से लिखते हैं, तो यह आधा र हो गया। फिर उसके बाद म आ रहा है, म, तो म हलंत जोड़ अ कर देंगे क्योंकि अ है। ड़ा, तो ड़ हलंत जोड़ आ, तो इस तरह से बन गया। ये उच्चारण करके देख लेना है कि पहले म आया कि पहले र आया। अब इसमें देखिए क्रमशः, क्रमशः, क्र, क्र, तो क आधा आ रहा है और र पूरा है, क्र, इस तरह से क आधा है और र पूरा है। इसका र को भी हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा र हलंत जोड़ अ, क्योंकि इसमें अ था, तो क्र का हो गया, क हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। फिर म, तो म में अ आ रहा है तो म हलंत जोड़ अ करेंगे। और शह, तो श, इसमें भी अ आ रहा है तो श हलंत कर देंगे और अ पर विसर्ग लगा देंगे। ये विसर्ग और अनुस्वार ऐसे होते हैं जो स्वर पर ही रहते हैं और लास्ट वाले पर रहते हैं, तो अह कर दिए। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। जैसे क्षमा, क्षमा, इसका उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा क्षमा। तो इस छ के बारे में हमको पता है कि इसमें संयुक्त वर्ण है, क हलंत है, आधा है, और श है, तो श को भी तोड़ेंगे तो उसमें श, तो अ आ जाएगा। तो छ का मतलब हो गया क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ। फिर माँ, तो माँ उसमें आ रहा है तो म हलंत जोड़ आ कर देंगे, तो बन जाएगा क्षमा। उसी तरह से क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय। अब छ के बारे में पता है, क हलंत जो श हलंत जो अ हो जाएगा, तो छ बन जाएगा। त्रि को करेंगे तो त्रि, तो पहले आ रहा है, र बाद में आ रहा है। और त्र के बारे में पता है कि त हलंत जोड़ र बराबर त्र होता है, लेकिन यहाँ त्रि है तो त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई हो जाएगा। और यह इसमें अ आ रहा है तो यह हलंत जोड़ अ, और उसके बाद विसर्ग है यहाँ तो विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा क्षत्रिय। एक और शब्द को लेते हैं जिज्ञासा, कहीं कहीं इसका उच्चारण जिज्ञासा भी करते हैं। अब जी, जी इसमें ई आ रहा है तो ज हलंत जोड़ ई कर देंगे, इसको हलन देंगे बाहर निकालने के लिए। उसके बाद ज्ञा, तो ज्ञा में आ रहा है, और जानते हैं ज्ञ जो बनता है वो ज हलंत और य हलंत से मिल करके बनता है, तो ज्य हो गया। और ज्ञा है तो आ लग गया, इसका आ बाहर निकाल लिए। उसके बाद सा, तो स हलंत जोड़ आ बराबर हो गया जिज्ञासा। अब एक और शब्द है इंद्र, ई पहले से ही स्वर है इसलिए उसको हूबहू लिख देंगे। उसके बाद न पहले से ही आधा है तो जोड़ का प्लस का साइन दे करके हम न में हलंत करके लिख देंगे, इसका भी काम हो गया। अब द्रह को लीजिए,
द्रह, द्रह में द पहले आ रहा है तो पहले द हलंत को लिखेंगे, क्योंकि इसमें र मिला हुआ है, आधा है तभी मिल सकता है, इसलिए आधा लिख दिए। और रह, तो र हलंत अ पर विसर्ग, क्योंकि रह में अह आ रहा है तो अह को बाहर कर दिए और यहाँ हलंत लगा दिए, इंद्र बन गया। नेक्स्ट है धर्मेंद्र, ध, तो ध हलंत अ हो जाएगा। उसके बाद धर, धर, ध के बाद र आ रहा है और ये हम जानते हैं कि आधा र है तो यहाँ र हलंत कर दिए। उसके बाद में, धर में, में ए आ रहा है, म हलंत जोड़ ए हो जाएगा। फिर आधा न है तो आधा न को हलंत लिख देंगे। द्रह, तो द पहले आ रहा है तो द आधा लिख देंगे हलंत। और रह, तो र हलंत जोड़ अ पर विसर्ग कर देंगे अ, तो बन जाएगा धर्मेंद्र। अब श्रवण को देखेंगे। श्र, तो इसमें श्र के बारे में हमको पता है कि इसमें तालाब में श आधा है और र पूरा है, तो र को भी हम तोड़ेंगे तो र हलंत हो जाएगा और अ पूरा हो जाएगा, तो बन गया श्र। व, तो व में अ आ रहा है तो व हलंत अ हो जाएगा। उसके बाद ण, ण में अह आ रहा है तो इसको हलन दे करके इसका भी अह बाहर कर देंगे, बन जाएगा श्रवण। उसके बाद है विद्यालय। कोई कोई विद्यालय को इस तरह से द्य उसका इस तरह से भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही है। ये आसान दिखने में लगता है इसलिए इसको करते हैं विद्यालय। वी, तो उसमें ई आ रहा है, वो भी छोटी ई आ रहा है ह्रस्वी, तो वह हलंत कर देंगे और ई इसका बाहर निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस सब में होते जाएगा। आधा द पहले से है तो आधा द कर देंगे। या कहेंगे तो आ रहा है इसलिए य हलंत और आ कर देंगे। ल, तो उसमें अ आ रहा है, ल हलंत अ हो जाएगा। यह, तो य हलंत और अह कर देंगे तो बन जाएगा विद्यालय। उसके बाद देखते हैं संतोष। सन, सन अन आ रहा है तो स आधा हो जाएगा हलंत, उसमें अ पर अनुस्वार कर देंगे सन। उसके बाद तो में ओ आ रहा है तो इसका ओ बाहर कर लेंगे तो आधा लगा देंगे, यहाँ पर बन जाएगा तो। और श, तो श में अह आ रहा है तो इसमें हलंत लगा देंगे और अह को बाहर कर लेंगे। एक थोड़ा सा कठिन है का सन, इसमें देखिए का है तो का, क हलंत आ हो जाएगा। उसके बाद त पहले से आधा है तो त हलंत लगा देंगे, स पहले से आधा है तो स हलंत लगा के छोड़ देंगे। न फिर पहले से आधा है तो हलंत लगा देंगे न में और प्लस दे करके। अब न के बाद र का उच्चारण होता है, ये चूंकि आधा ये भी होता है तो इसलिए र हलंत हो गया। और लास्ट में आता है य, तो य हलंत जोड़ अ हो जाएगा। नेक्स्ट है अद्यव। अ स्वर है इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, अ लिख देना है। देव, अब अद्यव इस तरह से भी लिखा सकता है, अद्यव, और इस तरह से भी लिखाता है। तो इसमें द पता चलता है कि आधा है, द आधा है तो हम हलंत देकर छोड़ देंगे, प्लस ये, तो ये ए आ रहा है तो यह हलंत कर देंगे और यह लिख देंगे। व, तो वह हलंत है, व इसमें अ आ रहा है तो अ बाहर कर देंगे। तो इस तरह से आपको और भी एग्जाम्पल अपने से लेकर के और शब्दों को लेकर के वर्ण विन्यास करना है और वर्ण संयोजन भी करना है इस तरह से लिख करके, और इसका बार बार प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।